कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब बहुत हैप्पी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो मैन ऑन मिशन का ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस पोस्ट की है। उसका लिंक अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, उसको ज़रूर से चेकआउट करें। और हमारा आज का जो टॉपिक है, हम क्राइम पे बात करेंगे। पर्टिकुलर क्राइम है क्या, उसके पीछे के रीजंस कैसे हैं, एक डीप एनालिसिस और कुछ फेमस केसेस को भी बताऊंगा और उन पे क्या जजमेंट्स आई थी ये भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर क्राइम है क्या? तो क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो जनता के मोरल सेंटिमेंट्स, सोसाइटी के रूल्स और लॉज को ब्रेक डाउन करता है। और इसके भी अपने वैरायटी होती है, जैसे प्रॉपर्टी क्राइम, साइबर क्राइम, वॉयलेंट क्राइम। तो चलिए इन्हीं तीनों को जानते हैं और वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। वॉयलेंट क्राइम, तो वॉयलेंट क्राइम देखिए, नाम सुन के ही पता चला है कि वॉयलेंट, जैसे कि मर्डर, रेप, असॉल्ट, ऐसे ही अफिलिएटेड क्राइम्स आते हैं। प्रॉपर्टी क्राइम में जैसे हो गया थेफ्ट, हो गया बर्गलरी, हो गया वेंडलाइजेशन, हो गया और एटीसी ईटीसी। और साइबर क्राइम जैसे मतलब हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया और ऑनलाइन हेरासमेंट्स। तो आइए जानते हैं कि ये जो क्राइम हो रहा है इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, ऐसे कौन से रीज़न हैं जो क्राइम को कंडक्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्राइम्स के जितने भी रीज़न हो, लेकिन जो सबसे पहला जो रीज़न है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। क्योंकि बात है कि कोई भी बच्चा, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, जब वो क्राइम का जन्म होता है तो वो उसके परिवार से ही होता है। कि बात ऐसी है कि बच्चे का पहला टीचर उसके माँ बाप ही होते हैं, उसकी सोसाइटी ही होती है जिनसे वो सीखता है। तो अगर वो क्रिमिनल माइंडसेट वाली सोसाइटी है तो बच्चा कीचड़ में लोटस जैसा नहीं हो सकता। तो ये तो नैरेटिव ही एकदम अपोजिट है। तो जब उसकी सोसाइटी, उसकी फैमिली ही उसको वैसे सीख देगी तो वो क्रिमिनल ही पैदा होगा। क्योंकि क्रिमिनल के बच्चे क्रिमिनल ही होते हैं, शरीफ तो नहीं हो सकते, सीधी सी बात। दूसरा रीज़न है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि इलिटरेसी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो। तो ये सारी चीज़ें भी होती है कि जब इंसान के पास काम धंधा ना हो, गरीबी हो, तो कहीं ना कहीं उसके एक जैसे ह्यूमन माइंडसेट होता है कि इंसान को सारी चीज़ें बहुत आसानी से चाहिए होती है कि उसके लिए उसे मेहनत ना करना पड़े। तो जब भीख मांग के काम चल जा रहा है तो काम हमको नहीं करना है। और चोरी छिनैती करके जब चीज़ें हमको मिल जा रही है, कुछ कांड करके हमको चीज़ें मिल जा रही है, तो हम उसके पीछे क्यों मेहनत करें। तो ये भी एक अपने में बहुत बड़ा कांड है जो सारी चीज़ों जो क्राइम को अंजाम देता है। कि अगर इंसान का इसी वजह से ना कि एजुकेशन इज़ मस्ट, और वो मस्ट है क्योंकि उसका पर्टिकुलर रीज़न है। थर्ड है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तो मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा भी है। तो बात छोटी, लेकिन ये भी होता है कि कभी कभी क्राइम को कंडक्ट कर देता है। इलनेस अपने में भी एक बीमारी है कि क्राइम को जन्म देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया को पता है कि ये भैया कलयुग चल रहा है, पाप यहाँ पे है चरम सीमा पे। इंसान कोई किसी का सगा नहीं है कि कब इंसान किसको कचर के आगे बढ़ रहा है, वो इंसान जान रहा है नहीं जान रहा है। इंसान को प्रेजेंट के टाइम में अपना काम निकालने से मतलब है। टोना टोटका भूत प्रेत भी ऐसे ही करता है कि भैया मैं बच जाऊँ दूसरे की फट जाए। ऐसा ही माइंडसेट है, लोगों को बुरा लगता है लेकिन रियलिटी यही है। और बात जब ऐसी है कि इंसान अनएम्प्लॉयड है, एजुकेशन तो चलिए जब है ही नहीं, तो देखिए पढ़ा लिखा इंसान कहीं ना कहीं से नौकरी पा ही जाएगा अगर वो करना चाह रहा है तो, क्योंकि काम की कमी नहीं है। माइंडसेट एक ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको काम करना हो तो काम देखो ऐसी जगह नहीं मिल सकता जहाँ पे आबादी ही ना हो। और 250 करोड़ की आबादी के बीच ही अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो समझिए आप ही लूज़र हैं, काम की कमी नहीं है। और इंसान अगर जब अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो उसका सेकंड ऑप्शन बचता है कि गलत रास्ते से वो मनी के सोर्स तक पहुँचे, गलत काम करके चीज़ों को अंजाम दे। तो यही बचता है कि जब फिर इंसान चोरी छिनैती शुरू कर देता है, फिर उसके चक्कर में कभी कभी मर्डर, रेप जैसे क्राइम्स को अंजाम दे दिया जाता है सिर्फ इन्हीं रीजंस के वजह से। और मैक्सिमम टाइम जो गिल्टी होते हैं या मेंटल हेल्थ या ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं या तो अनएम्प्लॉयड होते हैं, कुछ चंद पैसों के चक्कर में ऐसी हरकत किए रहते हैं। बात है कि ये जो बढ़ता हुआ क्राइम रेट है ना, इसका रिडक्शन करना अपने में ही बहुत कठिन है, मतलब बहुत ज़्यादा, कि वो कहने की बात नहीं है। ना ही कोई सरकार इसको इजीली हैंडल कर सकती है, क्योंकि इंडिया में जो जुडिशरी सिस्टम है वो टोटल फेलियर है और उसमें बहुत चीज़ें लैक कर रही है जिसको अभी भी सुधारने की कमी है। और मुझे नहीं लगता कि जल्दी ये सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली है, क्योंकि इंसान कभी मेहनत करना ही नहीं चाहता। सबको एक इजी पाथ ही चाहिए होता है चीज़ों को सॉल्व करने का, कोई कभी भी किन्हीं चीज़ों की क्लैरिटी चाहता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है कि क्राइम का रिडक्शन, ये एक बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, इस पर बहुत डिटेल्ड बात होगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो मैन ऑन मिशन का पार्ट 4 पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे होगा कि क्राइम का रिडक्शन कैसे किया जा सकता है, मेरे कुछ मेथड्स
और शायद वो आपको इफ़ेक्टिव लगेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और कुछ फेमस केसेस की बात करते हैं क्राइम से रिलेटेड और उन पे क्या डिसीजन दिया गया था। पहला जो केस था बहुत फेमस केस था 2012 का निर्भया रेप केस। इसमें हुआ क्या था कि दिल्ली में एक यंग वुमेन के साथ गैंग रेप और उसका मर्डर किया गया था और इस केस ने पूरे देश को एक आउटरीच प्रोवाइड की गई थी और एक अलग से प्रोटेस्ट को जन्म दिया गया था। इस केस में 6 अक्यूज्ड थे, जिसमें से 4 को बहुत लंबे समय बाद डेथ सेंटेंस्ड की गई थी और 2 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दूसरा केस है नोएडा डबल मर्डर केस। 2008 में नोएडा में एक कपल आरुषि तलवर और हेमराज का मर्डर किया गया था। इस केस में आरुषि के पिता राजेश तलवर को इनिशियली एक्यूज्ड करार किया गया था, लेकिन किन्हीं रीजंस के वजह से उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर किया गया। इस केस में 2 एक्यूज थे, जिनमें से एक को डेथ सेंटेंस की गई थी और एक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और ये केस भी अपने में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, जिसको किन तरीक़ों से घुमाया गया था इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा आप लोगों को कि यहाँ की पॉलिटिक्स ही अपने में इतनी चीप है कि कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे खूब अच्छे से, अभी यही देखते हैं। 2015 में कंडक्ट किया गया शीना बोरा मर्डर केस, ये भी अपने समय का बहुत फेमस केस था जिसको काफ़ी हाईलाइट किया गया था, लेकिन ये भी केस अपने में मिस्ट्री था। मेरी नज़र में तो ये स्टिल काफ़ी कायदे से सॉल्व नहीं हुआ था। इस केस को जिन तरीक़ों से जाना चाहिए था तो ये भी फेलियर था, लेकिन डिसीजंस आए थे इस पे। इस केस का फैक्ट यही था कि मुंबई की एक वुमेन शीना बोरा जिसका मर्डर किया गया था और जो उनके मर्डरर्स थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। इस केस में 3 एक्यूज थे, जिनमें से 2 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक को 7 साल की सज़ा दी गई थी, जहाँ पे शीना बोरा की माँ भी इस केस में इन्वॉल्व थी, लेकिन वो सारी चीज़ें किन्हीं पॉलिटिकल पर्पस की वजह से कैसे घुमाई गई थी इस पे भी बात करेंगे कि ये सब काफ़ी मतलब ऐसा है ना कि इंसान के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन रहती है कि वो सारी चीज़ें इतना ईजिली ख़त्म नहीं हो पाती। और सेम वही फ्रस्ट्रेशन मेरे भी अंदर भरी हुई है कि लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत लंबा समय है, हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ बातें करेंगे। तो आई होप ये वीडियो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी थी कि मैंने क्राइम से इंट्रोड्यूस कर दिया होगा आपको और मैंने सारी चीज़ें बताई होगी। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्राइम रिडक्शन के ऊपर। और वो वीडियो काफ़ी डिटेल्ड होगी कि मतलब आपको अच्छा लगेगा और बहुत से केस की समरी और बहुत से केसेस के ऊपर मेरे खुद के ओपिनियन कि उन पर डिसीजन कैसा दिया गया था उन सब पे बात होगी। तो वीडियो में बने रहें और थैंक यू सो मच अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी।